स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों। कहा जाता है कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी जीडी के स्पेशल हिस्ट्री के इस सेगमेंट में, जिसमें आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल और उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू और स्टैटिक उससे संबंधित तथ्यों को एक साथ लेकर एक ही चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट डेली आपको यह भी वीडियो मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का ये पहला सेशन बिल्कुल आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंतासी। बाकी तीनों के तीनों स्थल कोलडिहवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये तीनों के तीनों जो हैं ये कैसे स्थल हैं? सभी नवपाषाणिक स्थल हैं, नवपाषाण काल के। न्यूलिथिक एज भी इसे कहते हैं, जब मानव ने नए पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया था। यही मैं आपको बताऊं तो बुर्जहोम की खोज किया था 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। कहाँ से आ गया यार? तो पहले सवाल पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक नवपाषाणिक सांस्कृतिक स्थल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा कुंतासी नहीं है। बाकी कोलडिहवा, बुर्जहोम, मेहरगढ़, ये तीनों स्थल हैं कहाँ के? नवपाषाणिक संस्कृति के। बुर्जहोम के बारे में अगर कहें तो यह वही स्थल है जो कहाँ पर मिला है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? बुर्जहोम से। और हम लोग सभी जानते हैं पहला पालतू पशु कौन है? कुत्ता ही है। कौन है? कुत्ता। इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? मध्य पाषाण काल से। मेहरगढ़ से अगर हम लोग बात करें तो मेहरगढ़ और कोलडिहवा, यहाँ से धान और चावल उगाए जाने के और कुछ मृद भांडों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहाँ से? कोलडिहवा और मेहरगढ़ से। अगले सवाल पर आते हैं मित्र। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर से जाने वाली पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम। बुर्जहोम में घर मिले हैं खड्डों में, ऐसे खड्डे बने होते थे और इस पर सीढ़ियाँ लगी होती थी इन गड्ढों में जाने के लिए। तो आरंभ में लोग कहाँ रहते थे? खड्डा खोद कर रहते थे। ऐसा कहाँ? बुर्जहोम से साक्ष्य मिला है। और अभी बात किया यहीं पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो इसे हम लोग पूरा पाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल कहते थे। देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 काल खंडों में। प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें मानव को ना तो पढ़ने का ज्ञान था ना लिखने का, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें मानव ने लिखा लेकिन पढ़ा नहीं, उसे आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ऐसा काल जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, जैसे वर्तमान का काल। तो प्रागैतिहासिक काल जिसमें ना तो कुछ लिखा गया है ना पढ़ा गया है, जैसे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, जैसे हड़प्पा काल और वैदिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा भी गया पढ़ा भी गया, जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान काल को। और ऐसे हम लोग अगर बात करते हैं पाषाण काल की, तो पाषाण काल या स्टोन एज को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। मुख्य तो 2 ही भाग हैं पर 3 भाग कहते हैं। पहला काल है पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है नवपाषाण काल, और दोनों के पूरा पाषाण काल के समाप्त होने, नव पाषाण काल के शुरू होने के बीच के काल को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। पूरा मतलब प्राचीन होता है, पाषाण मतलब पत्थर। जब मानव पुराना पत्थर प्रयोग किया तो पूरा पाषाण काल, और नव मतलब नवीन, पाषाण मतलब पत्थर। जब मानव ने नया पत्थर प्रयोग किया तो नवपाषाण काल। ये वही पूरा पाषाण काल है जहाँ से मानव ने सबसे पहले अग्नि की खोज की थी। तो अग्नि की खोज कहाँ हुई थी? पूरा पाषाण काल में। और नवपाषाण काल में मानव ने अग्नि का विधिवत प्रयोग किया। यहीं पर कुम्हार के चाक का आविष्कार किए था, पहिए का आविष्कार किया। किस काल में? नवपाषाण काल में। आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से
कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने और उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारतीय पुरातत्व का पितामह भी कहते हैं। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को कहा जाता है। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद रंग का कुआं या सफ़ेद रंग का टीला। धौला मतलब सफ़ेद, वीरा मतलब कुआं। यह एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था, 3 नगरों में विभाजित था। एक नगर पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला और एक मध्य टीला। तो 3 नगरों में विभाजित होने की वजह से धौलावीरा को त्रिपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपुर भी कहते हैं धौलावीरा को। यहाँ 10 बड़े अक्षर वाले नेम प्लेट मिले हैं। जैसे आप किसी जिले में प्रवेश करते हैं तो लिखा रहता है कि लखनऊ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ऐसे ही 10 बड़े नाम अक्षर वाले बोर्ड मिले धौलावीरा से, इसे त्रिपुर कहते हैं। और मेरे दोस्त यहीं से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। तो स्टेडियम, हड़प्पा में स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला? धौलावीरा से, जो कहाँ है? गुजरात में है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये खूब पूछा जाता है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और यहीं से अग्निवेदिका के भी साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से ही अग्निकुंड के, अग्निकुंड जानते हैं, हवन कुंड जिन्हें कहते हैं आप, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और ये कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। बनावली से हल का साक्ष्य मिला है। हल का बना हुआ मिट्टी का मॉडल का साक्ष्य बना हुआ मिला है। कहाँ से? बनावली से मिला है। अगले सवाल पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज हुई है? आप जानते हैं मोहनजोदड़ो, जिसका उत्खनन 1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने? आर.डी. बनर्जी ने किया था, राखाल दास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंध का बाग, नखलिस्तान, या इसका बड़ा प्रसिद्ध नाम है स्तूप टीला भी कहते हैं। यहीं से महास्नानागार मिला है। और इस महास्नानागार के बारे में कहें तो जिसकी लगभग जो लंबाई थी वो 11.898 मीटर लंबी थी, 7 मीटर चौड़ाई थी और लगभग 2 मीटर गहराई थी। और इस महास्नानागार को मार्शल महोदय ने विश्व का आश्चर्यजनक कहा है। और इस महास्नानागार को अक्सर धार्मिक अनुष्ठान के समय में उपयोग में लाया जाता था। अगले सवाल पर चलते हैं दोस्त। मोहनजोदड़ो में मिले स्नानागार की परत पर चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। कौन सी परत इस पर चढ़ा के जलरोधी बनाया गया था? तो प्राकृतिक चारकोल को बना के बिल्कुल इसको सुरक्षित बनाया गया था। और ये स्नानागार था, इसमें अंदर जाने के लिए उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती थी इस स्नानागार में, जिसकी अभी लंबाई चौड़ाई गहराई की बात हम लोगों ने किया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृत की अग्निवेदिका पाई गई है? तो उसका नाम क्या है? लोथल। कहाँ से पाई गई है? लोथल। मैंने अभी बात आपसे किया कि कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड या अग्निवेदिका के साक्ष्य भी पाए गए हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। और यह हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल है जहाँ से बंदरगाह या डाक यार्ड या गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से। इसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। किसे? लोथल से। लोथल से ममी का मॉडल मिला है। ममी मतलब जो मिस्र में दफनाई जाती थी वो ममी। आज फैशन है कि लोग मम्मी को ममी कहते हैं। ममी मतलब डेड बॉडी होती है, ठीक है। तो ममी का मॉडल भी कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और राक्षस वाली मोहरों का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? लोथल से। आटा पीसने वाली चक्की का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से। और मनका बनाने का कारखाना कहाँ मिला है? लोथल से। इतना तथ्य याद रखना, कहीं नोट डाउन भी करते चलना। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और ये वही रंगपुर है जो किस नदी के किनारे है? भादर नदी के किनारे स्थित है। और इस रंगपुर स्थान का बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। आते हैं अगले सवाल पर मेरे मित्र। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे
आम तौर पर एक के आसपास बने होते थे। तो कैसे? आंगन, एक कमरे आंगन के आसपास बने होते थे और यहाँ के घर जो थे वो 2 से 3 मंजिले के होते थे और इन घरों के दरवाजे सामान्यतया गलियों की ओर खुलते थे। अपवाद केवल लोथल है। निम्नलिखित में विकल्पों में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन नहीं है, यानी बंदरगाह नहीं है? तो इसमें बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो राखी गढ़ी नहीं है, बाकी बालाकोट, लोथल और खिसरा, पर सबसे प्रसिद्ध कौन था? बंदरगाह लोथल था। राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है और भारत का यह एकमात्र स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। वैसे सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। अगले सवाल पर आते हैं। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज निम्न में से किसने किया था? SR राव ने 1953 और 54 के आसपास किया था लोथल की, जिसे हम लोग लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? अब आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि अभी मैंने इस पर बात किया कि धौलावीरा और लोथल किस राज्य में है, तो प्रतीक्षा करूंगा कि आप सही कमेंट कर पाते हैं कि नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। अभी मैंने आपको बताया 3 भागों में विभाजित था, इसीलिए इसे त्रिपुर भी कहते हैं। तो हड़प्पा का ये पहला स्थल है जिसे त्रिपुर कहते हैं और 3 भागों में विभाजित है। बाकी सभी स्थल 2 भागों में विभाजित थे। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं की इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण के लिए ले गए थे। तो क्या ले गए थे? ईंट का प्रयोग यहाँ से खूब किया था और वो जो 2 इंजीनियर थे उनका नाम था ब्रंटन बंधु। कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय यहाँ की ईंटों का प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता का शहर नहीं है? जो हड़प्पा सभ्यता का शहर ही नहीं है तो उसका नाम है मेहरगढ़, क्योंकि मेहरगढ़ नवपाषाणकालीन सभ्यता का शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति ढाली गई थी, किस धातु से ढाली गई थी? कांस्य की। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे लोकप्रिय नाम है और सबसे प्रामाणिक नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का सबसे प्रामाणिक नाम है। अगले सवाल पर आते हैं। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो इनमें से कौन एक सा नहीं है? वो है रूस, बाकी 3 थे। अगले सवाल पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हड़प्पा और किसकी खुदाई करने पर सामने आए थे? ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में RD बनर्जी ने किया था और दोनों के निर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल ही थे। अगले सवाल पर आते हैं। प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि वह ब्राह्मणों के सहयोग से अनुष्ठान किया जाता है, तो बलिदान व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। तो यह कौन सा यज्ञ था? हिरण्य यज्ञ। कौन सा? हिरण्यगर्भ यज्ञ से संदर्भित अनुष्ठान था। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? 16 महाजनपद का हिस्सा नहीं था, कामरूप नहीं था। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। और ये 16 महाजनपद में 14 महाजनपद ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक थे और 2 महाजनपद गणतंत्रात्मक थे। तो पहला सवाल यहाँ से यही पूछेगा, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, जिस
उसमें 14 राजतंत्रात्मक थे, 2 गणतंत्र थे और एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था उसका नाम था अस्मक। क्या नाम था? अस्मक नाम था। और 2 महाजनपद 2 वर्तमान के पाकिस्तान में है, उनका नाम है गांधार और कंबोज। गांधार और कंबोज। अगले सवाल पर चलते हैं। वेद ऋषि कपिल का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? आपने षड दर्शन सुना होगा, 6 दर्शन, तो उसमें कपिल साहब जो हैं वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो महर्षि पतंजलि हैं और न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं। कौन है? महर्षि गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक जो है वो महर्षि जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी हैं। और वेदांत के बदरायण है और योग के कौन है? महर्षि पतंजलि। अगले सवाल पर आते हैं। वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया था? तो प्रावधान किया गया था गृहस्थ का। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, संन्यास, वानप्रस्थ और गृहस्थ। सबसे सर्वोच्च आश्रम का नाम क्या है? गृहस्थ आश्रम है। सबसे बेहतर आश्रम यही माना जाता है, गृहस्थ। और प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष की उम्र तय की गई थी हिंदू धर्म के वेद परंपरा के अनुसार। अगले सवाल पर आते हैं। ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? सबसे सरल और आसान सवाल ये है। तो 10 मंडल में। ऋग्वेद कितने मंडल में बांटा था? 10 मंडल में बांटा गया था। कौन? ऋग्वेद को। और सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन है? ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद भी कौन है? ऋग्वेद ही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित नहीं है? तो वो है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से नहीं है, बाकी का संबंध अच्छा ऋग्वेद से संबंधित आयुर्वेद है। हाँ, ऋग्वेद से संबंधित उपवेद का नाम क्या है? आयुर्वेद है। और यहीं पर अगर बात करें, सामवेद का संबंध गंधर्व वेद से है, अथर्ववेद का संबंध शिल्प वेद से है और यजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से है। ये चारों वेदों 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गंधर्ववेद और 4 उपवेद भी हैं, तो इनका मिलान भी कर लीजिएगा। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह चयन कीजिए जो वैदिक काल के देवता थे। अग्नि, इंद्र और सोम, यही वैदिक कालीन देवता थे। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से कौन सी एक निम्नलिखित में से विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन एक है जो षड दर्शन की विचारधारा थी? तो सही क्या है? वेदांत। तो अभी मैंने बात किया योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांस और वेदांत, ये षड दर्शन है सांख्य दर्शन को मिला करके। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताओ जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। सबसे आसान सवाल ये है, तो उसका नाम था उदयन। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन। इस वंश को हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं क्योंकि बिंबिसार को मारा अजातशत्रु ने, अजातशत्रु को मारा उदयन ने, उदयन को मारा नागदशक ने, नागदशक को मारा मुंडक ने। इस तरह से पूरे वंश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं। ज्ञात्रिक या क्षत्रिय वंश के प्रमुख पुत्र थे। कौन थे? तो उनका नाम था वर्धमान महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे और जैन धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था ऋषभनाथ। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और 23वें तीर्थंकर जो थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे। पहले तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो अगली सवाल आज के सेशन की हम लोग बात करते हैं। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्न में से कौन सा था? तो त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, ये 3 पिटक आपको याद रखना है। 3 पिटारा भी इन्हें कहते हैं। तो अगर इस सेशन पे आप पहली बार हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।